1 लाख रुपए बैंक में लगाता है, वो सोचता है एफडी से इतनी इनकम हो जाएगी। कोई म्यूचुअल फंड में लगाता है, कोई एसआईपी लगाता है, कोई बकरी पालन में अगर इन्वेस्ट करता है, कितने % रिटर्न चांसेस हैं उसके। आज की तारीख में हमारे देश में ऐसी नस्लें हैं, वो एनिमल आराम से आपका 3, 4, 5 लाख रुपए तक का भी बिकता है। सर एक बकरी इतने तो गाय और भैंस आ जाती है इतने। हाँ, सबसे पहले मान के चलिए मुझे ही बकरी पालन शुरू करना है, तो मुझे ये जानना जरूरी है कि मेरे पास धनराशि कितनी उपलब्ध है, जमीन कितनी है, बकरी किस टाइप की खरीदूं, किस रेट की खरीदूं। वैसे तो हम आज पूरा गणित समझेंगे कि बकरी पालन कहाँ से शुरू करें, क्या क्या करें। कुछ ऐसा फार्मूला बताइए जिससे मेरी बकरी बिल्कुल तगड़ी हो जाए या बकरा बहुत पुष्ट पुष्ट हो जाए, वजन ज्यादा बढ़ जाए। वो गलत चीजें हैं जो कुछ लोग करते हैं। सबसे अच्छा तरीका है गरीब का एटीएम कहे जाने वाली बकरी। वास्तव में आप इसको कितना फायदेमंद देखते हैं जब कोई बकरी पालन के व्यवसाय में आता है? विदेशों में बकरी के दूध को बहुत महत्ता दी जाती है। मुझे जो बताया लोगों ने कि 2000 से 3000 रुपए लीटर बकरी का दूध चिकनगुनिया डेंगू में मिलता है। भले ये मिथ हो, 400 रुपए से तो कम है भी नहीं। आप अमेज़न खोलिए तो आपको 250 ml दूध 120 रुपए का मिल रहा है। बहुत सारे मैंने देखा हलवाई ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें बकरी का दूध चाहिए, क्योंकि बकरी का दूध डालने पे मिठाई बहुत सॉफ्ट हो जाती है। किसान के दिमाग में क्या होता है, बड़ी बकरी रखेंगे तो ज्यादा बाहर लेगी तो ज्यादा महंगी बिकेगी। फेल हो रहे हैं इसमें बकरी पालन में, कई लोग अपना फ्यूचर देखते भी हैं। फेलियर के क्या क्या कारण है सर इसमें? अधिकांशतः किसान क्या करता है, या तो यूट्यूब से बकरी पालन करना सीखता है, कटु बात है लेकिन सब बिल्कुल, या किसी की भी जगह पर जाके वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना का मतलब ये नहीं होता आपको बकरी पालन आ गया। बहुत ज्यादा पैसा मत लगाइए बकरी पालन में, कम इन्वेस्टमेंट में पहले शुरू कीजिए। दिमाग में रख लेना है कि मेरी आमदनी आना जो शुरू होगी वो 2 साल में होगी। कोई आपसे कहता है 1 साल में फायदा मिलने लग जाएगा, एकदम गलत देता है। बकरी कभी एक क्षेत्र से मत खरीदिए। बकरी पालन में जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, जो फेल होती हैं, वो कभी बड़ी चीजों की वजह से नहीं होती। वो ऐसे छोटे छोटे बिंदु होते हैं जिनकी वजह से बकरी पालन फेल होता है। प्रकाश सूर्या, जीवन भर साथ का वादा, दमदार मजबूती की मिसाल। प्रकाश सूर्या GI पाइप्स, चले सालों साल। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसको आपके पास अगर कम पूंजी है तो आप उससे शुरू कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या आती है जब युवा या इस ओर आने वाला व्यक्ति सोचता है कि पशुपालन में एक बड़ी पूंजी लगती है, यानी पैसा ज़्यादा लगता है तो इसमें उतर सकते हैं। लेकिन आज का ये पॉडकास्ट इसलिए खास है क्योंकि आपके पास अगर कम पैसा है तो भी ये आप काम शुरू कर सकते हैं और इसमें मुनाफा बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुनाफे के साथ साथ इसमें चैलेंजेस भी हैं। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे डॉक्टर मुकुल आनंद से, जो डुवासू मथुरा के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और जो बकरी पालन में एक बहुत बड़ी समस्या आती है, जब आप देखते हैं जो किड्स मोर्टेलिटी है, यानी बच्चे पैदा होते हैं दुगुना तिगुना, वो मरते भी उसी रफ्तार से हैं। एक वायरस आता है, अटैक करता है और वो पूरे हर्ड को ख़त्म कर देता है। आज इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे एक ऐसी ही छोटी छोटी बातें जिसके द्वारा बकरी पालन को आप मुनाफे का सौदा बना सकते हैं। तो आइए इस पॉडकास्ट को पूरा सुनिए, मैं जानता हूं इससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। डॉक्टर मुकुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। आज एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर आपकी इतने वर्षों की रिसर्च है। आप पूरे देश भर में उस कम्युनिटी के साथ काम करते हैं जो वास्तव में इसके लायक है। हम आज बात करेंगे बकरी पालन पर, और मैं कहूँगा कि गरीब की गाय या गरीब का एटीएम कहे जाने वाली बकरी, वास्तव में आप इसको कितना फ़ायदेमंद देखते हैं जब कोई बकरी पालन के व्यवसाय में आता है? तो देखिए, जो आपने बात बोली कि गरीबों की गाय या मूविंग एटीएम, सत्यता ये है कि ये पशु इसी तबके का है और इस लायक है कि इसको ये कहा जाए। क्योंकि गरीबों की गाय इसलिए कहा जाता है क्योंकि गरीबों के लिए बकरी से दूध मिल जाता है बच्चों को, और कुपोषण की समस्या बहुत अच्छे से हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। और एटीएम इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि मार्केट अवेलेबल है बेचने के लिए, रूप कोई और स्वरूप कोई भी हो सकता है। अगर हम बात करें कि किस तबके के लिए ये पशु पालना अच्छा है, तो ये पालना हर तबके के लिए अच्छा है। यदि वो चाहता है कि बकरी पालन करके एक अच्छी आमदनी कर सके, अपना अच्छे से जीवन व्यापन कर सके। अमूमन देखा गया है कि छोटे किसान इसे जीवन व्यापन के लिए पालते हैं
और आज के समय में विगत पिछले 4-5 सालों में देखा गया कि अब जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं, जो अच्छी पूंजी व्यवसाय में लगा सकते हैं और पशुपालन के व्यवसाय में आना चाहते हैं, वो बकरी पालन को बहुत प्राथमिकता दे रहे हैं। सर, इसमें बीच में एक बात कहूँगा, कुछ लोग गाय, भैंस और अब बकरी पालन में, बहुत सारे लोग इसको एक छोटा सा काम समझते हैं। बकरी पालना एक छोटे लोगों का काम है या छोटे किसानों का। ये मानसिकता हालांकि पिछले कुछ वर्षों में बदली है। जब वो इस विषय में मुनाफा देखते हैं तो ये अंतर वेरिएशन आया कैसे सर? ये देखिए, वेरिएशन मुझे जो लगता है, अगर हम आध्यात्म में जाएंगे, पुरानी बातें सोचेंगे, तो हमारे यहाँ मतलब जो सच्चाई है वो ये है कि स्ट्रैटिफिकेशन बहुत है। स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स आप उसको किसी भी रूप में ले सकते हो, चाहे कास्ट बेस स्ट्रैटिफिकेशन ले सकते हो, चाहे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रैटिफिकेशन ले सकते हो। और गोट एक ऐसा पशु है, बकरी एक ऐसा पशु है जो गरीब भी पाल सकता है और अमीर भी पाल सकता है। गाय नहीं पलती। गाय गरीब के पास सीमित संसाधन होंगे, सीमित जगह होगी, तो वो अपने परिवार को पाल पाएगा, गाय को नहीं पाल पाएगा, भले उसकी इच्छा करे, वो दूसरे के यहाँ जाके सेवा करेगा। लेकिन बकरी वो पाल के अपनी आय कर सकता है। लेकिन जब सारे तबके एक ही चीज रखने लगते हैं तो मन में जो ऊंचे तबके में एक विचार आता है कि मैं भी वही और तुम भी वही। ये बड़ा कारण। तो समय के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा तुम रखो, हम सिर्फ इससे जो उत्पाद मिल रहे हैं उसका आनंद लेंगे। अगर वो एक तबके में रखने वाली चीज है तो उसके उत्पाद का ग्रहण भी तो नहीं होना चाहिए, जबकि उसके उत्पाद का ग्रहण सबसे ज्यादा शायद वो तबका जो रखता है वो नहीं कर पाता। उसका उत्पाद का ग्रहण वो तबका करता है जो उसको कभी रखना ही नहीं चाहता। तो ये शाश्वत सत्य है। बिल्कुल सर, अगर हम फाइनेंशियली बात करें, वैसे तो हम आज पूरा गणित समझेंगे कि बकरी पालन कहाँ से शुरू करें, क्या क्या करें। एक मोटा मोटा अगर फाइनेंशियली बात करें तो कितना मुनाफा है, इसको अगर देखते हैं पैसे से अगर तुलना करें तो जैसे कोई एक अपना पैसा 1 लाख रुपए बैंक में लगाता है, वो सोचता है एफडी से इतनी इनकम हो जाएगी, कोई ब्याज से उतना आ जाएगा, कोई म्यूचुअल फंड में लगाता है, कोई एसआईपी लगाता है, कोई बकरी पालन में अगर इन्वेस्ट करता है, कितने % रिटर्न चांसेस हैं उसके? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी वजह से आज लगभग 148 मिलियन गोट्स हैं हमारे देश में। लेकिन अगर आप ढूंढने जाओगे कि कितने व्यावसायिक बकरी पालन के फार्म हैं तो वो बहुत सीमित हैं। और जो प्रश्न आपने पूछा ना, वो इसीलिए महत्वपूर्ण है कि किसान भाई को ये जानना जरूरी है कि हम जितना पैसा लागत लगा रहे हैं हमें रिटर्न किस आधार पे मिलेगा। देखिए, पहले किसान को ये समझना जरूरी है कि वो मार्केटिंग कहाँ करने जा रहा है, क्योंकि गोट जो है ना या बकरी जो है उसके 2 मार्केट हैं। एक उसकी सुंदरता के बेसिस पे और दूसरा अमूमन नॉर्मल बिकने के लिए जो उपयोग में आती है, खाद्य उपयोग में आती है। किसान को पहले ये निर्धारित करना पड़ेगा कि मेरा उद्देश्य क्या है बकरी को बेचने का। दूसरी चीज, अमूमन किसान क्या सोचता है कि मैं आज बकरी लेके आऊंगा और मेरे को 1 साल बाद फायदा होने लगेगा। देखिए, एक लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाता हूं, अगर मैं वयस्क बकरी भी लेके आता हूं अपने घर पे, तो घर पे लाने के बाद 5 महीने का गर्भ होगा उसका, और जो मार्केटेबल एज होती है गोट की वो लगभग 9 महीने से लेकर 12 महीने तक की होती है। तो 5 और 12 17 मतलब 1.5 साल तो वैसे ही हो गया। जब आप ये सोच के चलोगे कि बकरी, जैसे आप बात करिए किसी से कि बकरी पालन में फायदा कब से मिलेगा, तो कहेगा सब साल भर में फायदा हो जाएगा, बच्चे देगी फायदा हो जाएगा। हम उस डायरेक्शन में सोचते ही नहीं हैं, हम कैलकुलेटिव बनते ही नहीं। उसने कहा, हमने देखा बच्चा पैदा हुआ, ये जानते हैं बिकेगा, लेकिन वो कब बिकेगा, उसे कितने दिन खिलाना पड़ेगा, ये सारी स्टैट्स कैलकुलेट करने के बाद हम डिफाइन कर पाएंगे हमें कितना फायदा होता है। आज की तारीख में हमारे देश में ऐसी नस्लें हैं जिनकी कीमत 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए भी होती है ईद के समय में, एक बकरी की कीमत। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, 2 नस्लें, सोजत और जमुनापारी। ये 2 नस्लें ऐसी हैं जो सफ़ेद हैं और इसमें एक
चूंकि हम अधिकांशतः किसान हमारा ये पॉडकास्ट सुनेंगे, हम देसी भाषा में उन्हें हंसा कहते हैं और साइंटिफिक लैंग्वेज में एल्बिनो एनिमल कहते हैं। उसके शरीर पे कोई सफ़ेद के अलावा कोई दाग नहीं होता। अच्छा। उसकी स्किन पिंक होती है, आंखें वाइट होती हैं। वो एनिमल आराम से आपका 3, 4, 5 लाख रुपए तक का भी बिकता है। सर एक बकरी इतने तो गाय और भैंस आ जाती है इतने में। हाँ, ये हकीकत है। और जिसके पास होगा और लोगों को पता लग जाए, दुर्भाग्य क्या है कि किसान उन बकरियों को रखता है लेकिन उसके पास मार्केट नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम देश में क्या है, अगर मैं आपसे कहता हूँ आपको बकरी पालन करना है या आप मुझसे पूछने आते हो मुझे बकरी पालन करना है, मैं सभी किसान भाइयों के लिए कह रहा हूँ, तो क्या कहा जाता है? बकरी पालन का मतलब क्या है? जाओ अच्छे नस्ल की बकरी खरीद के लेके आओ, बच्चे पैदा कराओ, बड़े करो और बेच दो। डबल तुरंत, ये साल में 2 बकरी, दो बार बच्चे होंगे, बेच दो। हकीकत क्या है कि हर एक आदमी, मतलब आप सारे किसानों के लिए, सारे पशुपालकों के लिए एक ही मॉडल नहीं दे सकते। तो हमें ज़रूरत है आज देश में, और किसान को ज़रूरत है अवेयर होने की कि हम कौन सा मॉडल अपनाएं। जैसे एक किसान जो गांव में रहता है और बकरी पालन, व्यावसायिक बकरी पालन करना चाहता है, आय करना चाहता है, उसे जानना चाहिए कि उसकी सीमाएं क्या हैं और उसकी बाध्यता क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है। जैसे गांव के किसान के पास प्लस क्या है? जमीन है, सस्ता खाना है क्योंकि गांव में, लेकिन उसके पास बाध्यता यह है कि वो जो उसकी मार्केटिंग करेगा उसके लिए मार्केट अवेलेबल नहीं है। तो वो आश्रित रहेगा बिचौलियों के ऊपर, और बिचौलिए अपना मार्जिन भी लेंगे तो किसान का मार्जिन कम हो जाएगा। तो उसे ऐसा मॉडल यूज करना चाहिए जिसमें कि उसकी लागत कम हो जाए संसाधनों को देखते हुए। अगर मान के चलिए, सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर आपने बकरी को 0 इनपुट पे, मतलब उसे खाने का जो पैसा लग रहा है वो भी कैसे भी निकल आ रहा है, वैसे पालने लग गए, तो आपकी इनकम तो वैसे ही बढ़ जाएगी। और नॉर्मली जैसे हम बाड़मेर, जैसलमेर में लोग देखते हैं ऐसे ही ओपन ग्रेजिंग में लोग करते हैं, तो खाने की कॉस्ट बिल्कुल। वो 0 इनपुट ग्रेजिंग इसलिए कहा जाता है, देखिए उसमें भी एक बहुत मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि हम कहते हैं कि बाड़मेर में या जैसलमेर में लोग ऐसे ही बकरी चलाने चले जाते हैं और बकरी के ऊपर खर्चा नहीं आता। आप मुझे बताइए कि अगर मैं आज की तारीख में दिहाड़ी करने जाऊंगा तो मुझे 500 रुपया तो रोज मिलेगा ना, मिलेगा। और जो आदमी बकरी चराने जा रहा है, इसका मतलब 1500 रुपया, 15,000 रुपया महीने का, तो वो बकरी चराने में खर्च कर ही रहा है। सोच, बिल्कुल। आप कह रहे हो खर्चा नहीं हो रहा, लेकिन हकीकत में जो 15,000 रुपये आने वाले थे वो 15,000 रुपये आना बंद हो गए। और वो खुश संतुष्ट किस लिए है कि मैं बकरियों को चरा रहा हूँ, जब बिकेंगी तो मुझे पैसा मिल जाएगा। लेकिन उसके पास अल्टरनेटिव है कि वो ऐसा काम भी कर सकता है कि बकरियों को खूंटे पे रख के पाले और अपना दिहाड़ी करने के लिए जाए। सुबह 1-1.5 घंटे का समय दे दे, 7 बजे उठे, 8 साढ़े 8 तक बकरियों को समय दे, फिर दिन भर अपना काम करे और शाम को आके 1 घंटे के लिए वापस से बकरियों की देखभाल करे, तो उसको 15,000 रुपये भी मिलेंगे और बकरियां उस रेट में भी बिकेंगी। क्या बात है। तो ये मॉडल डिफाइन करना कि मेरी आवश्यकता क्या है। अब बहुत सारे लोग हैं शहर के पास रहते हैं, स्पेशली यंग लड़के जो हैं, वो कहते हैं साहब बकरी पालन करना चाहते हैं, बहुत पैसा यूट्यूब फेसबुक पे देख। जब मैं बकरी पालन करवाने के लिए जाऊंगा तो मैं उससे पहला प्रश्न पूछूंगा, जमीन कितनी है तुम्हारे पास? कहेगा साहब 300 वर्ग जमीन है। जमीन बहुत है, बकरी पाल लो। उसका इकोनॉमिक सोचिए, उसका मार्केट, उसके साथ प्लस पॉइंट क्या है? उसके साथ प्लस पॉइंट है कि उसके पास मार्केट अवेलेबल है, वो शहर के पास रह रहा है और वो बिना बिचौलियों के मार्केट कर सकता है। लेकिन उसकी बाध्यता क्या है? जमीन। तो अगर आपने उतनी ही जमीन में बकरियां पलवा दी तो जो प्रोडक्ट है इन टर्म्स ऑफ किड्स, बच्चों के रूप में, जिसको आगे उसे, जिससे व्यवसाय करना है, जिसे बेचना है, वो रखने की जगह कम हो जाएगी। आपने 10 बकरी रखी तो 10 या 15 बच्चे होंगे, तो बेचने लायक बच्चे कितने होंगे? 15 होंगे। लेकिन अगर उस किसान से आप ये कहिए, उस लड़के से ये कहिए कि ना तुम्हें बकरियां नहीं रखनी, तुम गांव में जाओ, पशुपालक से 5-5 महीने के बकरे खरीदो और उन्हें रखो यहाँ पर, तो वो 15 की जगह 35, 40, 45 बच्चे ले आके रख लेगा अपने यहाँ और समय समय पर बेचता रहेगा। तो उतनी ही जगह में उसे हर साल 45 प्रोडक्ट बेचने के लिए मिल जाएंगे बजाय 15 के। दूसरा, उसे ये नहीं देखना पड़ेगा मेरी बकरी गाभिन कब हो रही है, उसे बच्चा कब दिया। छोटे बच्चे का अपने तरीके से प्रबंधन करना है, बड़े का अपने तरीके से करना है। वो एक दिन दवा की वॉइल खोलेगा, सारे एक उम्र के बच्चे लगा देगा।
एक ही तरीके का खाना देगा सबको, तो उसका प्रबंधन कितना आसान, ये बकरी पालन को सफल बनाता है। इस मॉडल पर हम चर्चा करेंगे सर कि कौन सा मॉडल कहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नस्लें कौन कौन सी जो व्यावसायिक बकरी पालन पे आते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि सर बकरी पालन तो लोग बहुत समय से कर रहे हैं, सामान्य बकरी पालन और वैज्ञानिक विधि से बकरी पालन जिसकी आज की ट्रेनिंग होती है, दोनों में क्या अंतर है, क्या है? अगर देसी भाषा में बताऊं तो वैज्ञानिक बकरी पालन उसे कहा जाता है जहां पर बकरी के बच्चे कम मरे, बकरियां कम मरे, और जो संतान पैदा हुई है उसका ग्रोथ रेट अच्छा हो, फेकेंडिटी अच्छी हो और मिल्क यील्ड अच्छी हो। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिस तरीके का प्रबंधन किसान को हम बताते हैं उसे आधुनिक बकरी पालन कहते हैं। बहुत अच्छा। हमें बकरी को चराने ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए, ये सारे विषय आधुनिक बकरी पालन में आते हैं। तो मेरा अपना मानना ये है कि आधुनिक बकरी पालन आज के समय में और ज़्यादा अनिवार्य हो गया है, क्योंकि आप जानते हो चाहे ह्यूमन पॉपुलेशन हो चाहे एनिमल पॉपुलेशन हो बढ़ रही है। हमारे पास सीमित जगहें हैं जहाँ पर पशुओं को चराने ले जाया जाता है, बीमारी फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को याद रखें, और अगर उन बातों को हम मानते हैं, उन बातों को ध्यान में रखते हुए कोई भी पालन करते हैं, चाहे बकरी पालन हो, चाहे गौ सेवा हो या गौ पालन हो, तो निश्चित रूप से सफल होंगे। और इसीलिए ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि हम आधुनिक रूप में जाएं। सर नस्लों की बात करें तो कौन कौन सी नस्ल व्यावसायिक बकरी पालन में करना चाहिए? देखिए, वैसे तो देश में अगर हम बात करते हैं तो लगभग 39 रजिस्टर्ड गोट की ब्रीड्स हैं। अगर हम देश को पूरे रूप में देखें कि बकरी कहाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, तो जो सेंट्रल पार्ट है इंडिया का, स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात अप टू वेस्ट बंगाल, ये जो सेंटर का बीच का पार्ट है, लगभग 80% से अधिक बकरियां इस एरिया में हैं। और उसमें भी अगर हम फोकस करते हैं तो हमारे पास नस्लें बहुत हैं, क्योंकि अगर हम हर नस्ल के विषय में चर्चा करेंगे तो लंबा समय निकल जाएगा। बट मोटे तौर पे मैं बताना चाहूँगा 3 तरह की नस्लें हैं, एक छोटे कद की, एक मध्यम कद की और एक बड़े कद की। जैसे छोटे कद की नस्ल जो है वो बंगाल गोट है, मध्यम कद की हम बात करते हैं तो बर्बरी है, और बड़े कद की बात करते हैं तो जमुनापारी, सिरोही, बीटल, झकराना, ये ब्रीड्स हैं। तो ये एक तरीके से अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि फार्म की इकोनॉमिक्स ब्रीड सिलेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर होती है। 70 से 80% फार्म भारत में जो बंद होते हैं वो सिर्फ नस्ल का गलत चयन करने पे बंद होते हैं। किसान जो घाटे में जाता है वो नस्ल का गलत चयन करने पे जाता है। जैसे उसके पास, उसको मान के चलिए बकरी पालन शुरू करना है, और मैंने उससे पूछा कि आप बकरी कहाँ बेचोगे, तो उसने बोला मुझसे कि मैं लोकल में बेचूंगा। और किसी पशु चिकित्सा अधिकारी या मेरे जैसे व्यक्ति ने उससे कहा कि तुम बड़ी नस्ल रख लो, तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको ये जानना पड़ेगा कि बड़ी नस्ल मैच्योर किस एज पे होती है, वो कितने बच्चे देती है। हम किसान के दिमाग में क्या होता है, बड़ी बकरी रखेंगे तो ज़्यादा भार लेगी तो ज़्यादा महंगी बिकेगी। लेकिन भैया मेरे, आपको ये भी जानना जरूरी है वो कितने समय में भार लेती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम जमुनापारी की या बर्बरी की, जो इसकी बीटल की बात करते हैं, तो लगभग 22 महीने के आसपास, 20 से 22 महीने, मैं 1-2 की बात नहीं कर रहा, मैं क्षेत्र में जो वास्तविकता है उसकी बात कर रहा हूँ। लगभग 20-22 महीने लेती है पहली बार हीट में आने में, और बच्चा देने के बाद लगभग 3 से 4 महीने मिनिमम लेती है दोबारा से हीट में आने में। जबकि अगर छोटी नस्ल की हम बात करते हैं तो लगभग 11 महीने में हीट में आ जाती है। तो जब वो दूसरी बार हीट में आएगी तब तक ये छोटी नस्ल 3 बार बच्चे दे चुकी होगी। और किसान भाई को हमेशा याद रखना चाहिए, प्रकृति का नियम है, जितना पशु छोटा होगा उतना बीमारी या मरने की चांसेस ज़्यादा होंगे। मैं नेचुरल कंडीशन में कह रहा हूँ। हमने तो अपने घर में बकरी को रखना
रखना शुरू कर दिया तो दैट इज़ आर्टिफिशियल कंडीशन, नेचुरल कंडीशन, क्योंकि प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप की वजह से वो ज़्यादा प्रोन होंगे खाने के लिए। लेकिन उस चीज़ को हमें यूटिलाइज करना है अपने स्वार्थ के लिए, अपनी आमदनी के लिए, कि जितनी बकरी छोटी होगी उतने ज़्यादा बच्चे देगी, जितनी बकरी छोटी होगी उतनी जल्दी हीट में आएगी, जितनी बकरी छोटी होगी उसका बच्चा देने के बाद दोबारा हीट में आने का जो समय है वो कम होगा। तो अगर ज़्यादा बच्चे दे रही है, और हम जानते हैं कि आज की तारीख में क्षेत्र में 40% तक की किड मोर्टेलिटी है। आप कल्पना कीजिए, मैं किसान को भी कहता हूँ कल्पना करें कि 22 महीने तक तो उसने बकरी को पाला, 27वें महीने पे उसने बच्चा दिया और 28वें महीने पे वो बच्चा मर गया, तो उसको 5 महीने नए बच्चे के लिए और 4 महीने का गैप 9 महीने बाद दोबारा मिलेगा। लेकिन छोटी बकरी ने जो बच्चा दिया है, अगर उसने 3 बच्चे दिए हैं और उसमें से एक मर भी गया तो भी अभी फायदा है, एक और मर गया तो नुकसान में नहीं है। मतलब 3 गुना अपने नुकसान को कम करने की प्रोबेबिलिटी छोटे पशु में बढ़ जाती है। और इसीलिए किसान फेल होता है, बड़ी बकरी रखता है, उत्पादन देर में मिलना शुरू होता है, और फिर उत्पादन में नुकसान होता है तो कहता है साहब बकरी पालना बेकार है, हमें नुकसान हो गया। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि बकरियों का चुनाव, हम नस्लों का चुनाव कैसे करें। डॉक्टर साहब, इसमें एक विषय आता है, बकरियां लोग मांस के लिए तो उत्पादन करते ही हैं, दूध का एक बड़ा मार्केट है, दूध की भी वैल्यू है। बकरी के दूध का व्यवसाय, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं सर? देखिए, विदेशों में बकरी के दूध को बहुत महत्ता दी जाती है, लेकिन हमारे देश में दुर्भाग्य है कि जब आवश्यकता होती है तभी इसके दूध को महत्ता दी जाती है। जब कोई आप दिल्ली में प्रवास कर रहे हैं, हाँ। मुझे जो बताया लोगों ने कि 2000 से 3000 रुपए लीटर बकरी का दूध चिकनगुनिया डेंगू में मिलता है। भले ये मिथ हो, मैं कहता हूँ कि ये प्रूवन नहीं है। 400 रुपए से तो कम है भी नहीं। वो तो आज भी है, आप अमेज़ॉन खोलिए तो आपको 250 ml दूध 120 रुपए का मिल रहा है या 90 रुपए का मिल रहा है, तो आपकी बात सत्य हो गई। 300 350 तो नॉर्मल है। दूसरा, लोग मुझसे कहते हैं चिकनगुनिया डेंगू में इट्स नॉट प्रूवन कि दूध फायदा हो रहा है। साइकोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आदमी का विश्वास है और वो पीना चाहता है और उसकी सक्षमता है खरीदने की, तो मेरे किसान के घर से अगर चला जाएगा 3 महीने के लिए तो उसको इतना पैसा मिल जाएगा कि वो अगर साल भर भी बकरी को खिलाएगा तो भी वो और उसका परिवार, उसकी बकरियां सब खुश रहेंगे। दूध बहुत अच्छा है, फ़ायदे हैं उसके, वो प्रूवन है। फ्लैट ग्लोब्यूल्स छोटे होते हैं, एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस जिनके अंदर होती है उनके लिए बकरी के मींस इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आते, सब चीज़ें हैं। लेकिन सत्यता यह प्रचलन में नहीं आ रहा। प्रचलन में किस कारण से नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे यहाँ निगेटिव सिलेक्शन की वजह से, या जिसको हम कहते हैं, आप लोग अच्छे बकरों को बेच के खराब से मीटिंग कराते हो और आप ये सोचते हो बच्चा तो उससे भी मिला था, बच्चा तो इससे भी मिला था, लेकिन हमें कभी कैलकुलेटिव नहीं बनते हैं। मार्केटिंग के समय या बिजनेस करते समय ग्रोथ रेट कम हो जाता है। ग्रोथ रेट ही कम नहीं होता, मिल्क यील्ड भी कम होता है। दूसरा, हमारा मेजॉरिटी ऑफ फोकस रहता है मीट प्रोडक्शन के ऊपर, तो हम कभी ध्यान नहीं देते कि दूध कितना प्रोड्यूस हो रहा है। ये गाय और भैंस पे तो हम ध्यान देते हैं कि दूध से ही उनका नापा जाता है कि वो कितना ब्रीडिंग करते हैं, लेकिन बकरी में खास तरह से ऐसा नहीं है। अब क्या है, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो चाहती हैं हम बकरी दूध का व्यवसाय करें, लेकिन जब वो प्रोक्योरमेंट के लिए जाती हैं तो पता चला उन्होंने पूरा गाँव घूम लिया और उनको 10 लीटर दूध मिल रहा है। तो जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मार्केटिंग नहीं हो पा रही। तो मेरा अपना कहना ये है कि, और अगर आप दूध को फूड प्रोडक्ट्स के लिए यूटिलाइज कर रहे हो गोट के, देन ऑल्सो इट्स वेरी गुड। बहुत सारे मैंने देखा हलवाई ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें बकरी का दूध चाहिए क्योंकि बकरी का दूध डालने पे मिठाई बहुत सॉफ्ट हो जाती है। तो विशेषताएं हैं बकरी। और दूसरी बात, एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, हम हमेशा बकरी के दूध की बात करते हैं तो व्यवसाय की बात करते हैं, लेकिन बकरी का दूध व्यवसाय के साथ साथ शिशु के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि शिशु की जो मौत होती है ना, उसमें पेट खाली रहने का बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है वो। हम जब छोटे थे, आपके दादा दादी या मेरे दादा दादी, आप लोगों के दादा दादी सब हमेशा हमारी माँ से ये कहते थे, या हमारी माँ हमारी पत्नी से कहती है, बच्चे का पेट खाली मत रखो नहीं तो जाड़ा लग जाएगा। बिल्कुल, समय समय पर थोड़ा थोड़ा खिलाते रहे। तो जो शिशु है उसकी मृत्यु का कारण ही ये होता है कि वो जब खाना नहीं खा पाता तो वो बीमारियों के लिए, और बीमारी नहीं कहूँगा मैं, वातावरण के जो स्ट्रेसर्स हैं उनके लिए बहुत प्रोन हो जाता है।
और बकरी के बच्चे की एक खास बात है, क्योंकि छोटा होगा तो लगभग 24 घंटे से 48 घंटे तक वो ऑफ फीड रहा या कमज़ोर रहा तो उसे बचाना मुश्किल होता है। तो इस कारण से फिर किसान भी ये सोचता है, कुछ देसी नुस्खे अपनाता है, नहीं ठीक हो पाता तो छोड़ देता है, क्योंकि लगाया उसने कुछ है नहीं है, तो वो परेशान नहीं होता। लेकिन अगर वो बचा ले तो उसकी बहुत आमदनी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, ये बात आपने कही कि मृत्यु दर की, जब हम बकरी पालन में बात करते हैं, एक बहुत बड़ा विषय आता है शिशु मृत्यु दर का, गर्भपात और मृत्यु दर। ये अमूमन हमने देखा है बकरी पालन में बहुत बड़ी समस्या है कि 3 बकरे बच्चे हो गए तो उसमें से 1 मर गया या 2 मर गए। इस पर आपने बहुत शोध किया है, काम भी किया है, क्या इसके लिए कोई ठोस कारगर कदम आपके पास है? देखिए, 2 अलग महत्वपूर्ण विषय हैं। पहला आपने बताया गर्भपात। गर्भपात इसलिए होता है, उसमें बकरी की गलती नहीं होती, उसमें किसान की गलती होती है। किसान अपनी बकरी को, चाहे छोटी हो चाहे मध्यम कद की हो, हमेशा इच्छा रखता है कि लंबे चौड़े बकरे से उसकी मेटिंग कराई जाए। अगर किसी छोटी बकरी का, छोटी नस्ल की बकरी का गर्भाशय लगभग, मैं उदाहरण के तौर पे समझाने के लिए कह रहा हूँ, लगभग 3 किलो का वेट बियर कर सकता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसको मालूम है कि इस नस्ल के जो बच्चे होते हैं वो लगभग 1 किलो के होते हैं। अब बकरी ने तो 2 ही अंडे दिए अपने गर्भाशय में, जब वो हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, लेकिन आपने बड़े बकरे का सीमन उसमें डलवा दिया। अब जो 3 किलो का वेट 145 दिन बाद आना था, क्योंकि उसका जो बच्चा है वो 3 किलो का वेट पे पैदा होता है, तो 3 + 1 4 भागे 2 किलो का वेट हो गया। तो अगर 2 बच्चे हैं, गर्भाशय में 3 की जगह है, जैसे ही वो 3 किलो के आसपास का होगा, शरीर कहेगा कि अब इसको बाहर कर दो, मैं नहीं रख पाऊंगा, और एबॉर्शन हो जाता है। तो किसान को हमेशा ये याद रखना है कि जब भी चाहे नॉर्मल नेचुरल रूप में प्रजनन कराए, चाहे कृत्रिम गर्भाधान से कराए, नस्ल और बकरी के साइज को ध्यान में रख के तब मेटिंग कराए, तो उसका 80 से 90% जो गर्भपात की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, ये ध्यान रखें कि जब पेट में एक भ्रूण बढ़ रहा होता है तो शरीर को पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। तो वैसे चाहे कुछ भी खिलाए, लेकिन स्पेशली जब लगभग 90 दिन से ऊपर, मतलब 3 महीने से ऊपर की प्रेगनेंसी हो जाए, तो थोड़ा मिनरल मिक्सचर और थोड़ा कंसंट्रेट जो प्रेग्नेंट बकरी है उसको अकेले में, क्योंकि सबके साथ रहेगी तो नहीं खा पाएगी, क्योंकि प्रेग्नेंट बकरी को मतलब नेचुरली ये होता है, वो भीड़ भाड़ ये अवॉइड करती है, और जो नॉन प्रेग्नेंट बकरी हैं वो एक्टिव होती हैं। तो उन प्रेग्नेंट बकरियों को अलग करके अगर खिला देता है तो मैं आपको एश्योर करता हूँ 80 से 90% जो ये है एबॉर्शन के चांसेस होते हैं वो कम हो जाएंगे। कि जैसे बकरी में आपने बात कही, हम मृत्यु दर पे आएंगे, सेम यही जो बात है हम गायों के भी देखते हैं। एक समय ऐसा आया, गीर गाय का प्रचलन बहुत बढ़ गया, तो लोगों ने अपने देसी जो छोटे कद की भी गाय है उस पर भी गीर के सीमन लगवाया, गीर सांड से क्रॉस करा। गीर का हाइट बहुत बड़ा होता है, अमूमन जो छोटी अपनी देसी नस्ल की गाय है छोटा होता। तो फलस्वरूप ये हुआ, जब बच्चा पैदा हुआ या तो मरा हुआ या प्रोलैप्स के कारण शिकायत ज़्यादा हुई। तो ये समस्या आप जो बताते हैं बकरी में गर्भपात का भी एक बड़ा कारण है। अब मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर की जब बात करते हैं, उसका कारण क्या रहता है? कारण तो आपने बताया कि खाली पेट है, हमने दूध सारा या तो बेच दिया या ये हुआ, तो उसको कैसे हम मोर्टेलिटी को कम कर सकते हैं? मैं आपको परिस्थितियां भी बताता हूँ, उसका निदान भी बताता हूँ। परिस्थिति यह है कि जो विनिंग एज कहते हैं, मतलब जब शिशु अपने से खाने लगता है तो लगभग 3.5 से 4 महीने की होती है अमूमन, जनरली। वैसे वेट के ऊपर डिपेंड करती है, हम कहते हैं 12 किलो के आसपास का जो बच्चा वेट ले ले तब माँ से अलग कर देना चाहिए, अन्यथा आप मोटे मोटे तौर पे 3.5 से 4 महीने पे बच्चा अपने आप खाने पे आ जाता है। अब जब तक वो खाने पे नहीं आया है तब तक जो मैंने लगभग 5,000 से ऊपर केसों को स्टडी किया, मैंने देखा कि जो बच्चे की मृत्यु होती है लगभग 5 दिन से लेकर 25 दिन तक निगेटिव एनर्जी बैलेंस की वजह से होती है। अच्छा, 5 से 25 दिन या महीना मान लीजिए, क्योंकि नस्लों का मीडियम, स्मॉल, लार्ज साइज अलग अलग होती हैं, +-5 रख लीजिए, 10 रख लीजिए। 1 महीने से लेकर लगभग 2-2.5 महीने तक सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से होती है, और उसके बाद प्राइमरी इन्फेक्शन 3 महीने के आसपास बकरियों के बच्चों में लगना शुरू होता है।
किसान भाइयों को समझना जरूरी है कि एक कारण होता क्या है। हुआ क्या, अगर एक बकरी ने बच्चा दिया उदाहरण के लिए और वो 300 ml दूध दे रही है, उसने लगभग 2.5 किलो का बच्चा दिया, तो किसान जब बकरी के पास जाता है तो देखता है अरे बकरी अपने बच्चे को अच्छे से रख रही है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन वो संतुष्ट हो जाता है कि माँ बच्चे आराम से रह लेंगे। लेकिन 15 दिन बाद या 10 दिन बाद जब बकरी का वेट 4 किलो 4.5 किलो पहुंचता है, बकरी का दूध 300 ग्राम ही रहता है। बच्चा कुछ और खा नहीं सकता क्योंकि वो पूर्णतः दूध पे आश्रित है। गायों में उल्टा है, गायों में हमने सिलेक्शन करके और दूध बढ़ रहा है तो क्योंकि 25 दिन पर गाय पीक पे आती है तो दूध एकदम बढ़ाती है। हाँ, तो आप देखिए ना, हमने सिलेक्शन करके क्या कर दिया, बछड़ा अगर 27 किलो का पैदा हुआ है तो 10% के हिसाब से 2 किलो 700 ग्राम दूध की जरूरत है। गाय दे रही है 12 लीटर दूध। ये सिलेक्शन है। बकरी में हमने क्या किया, चूंकि हम मांस पे फोकस करते थे, हमने दूध पे ध्यान ही नहीं दिया। अब बकरियां अमूमन आप देखिए, किसी से पूछिए तो कहते हैं 300-400 लीटर ml दूध देती है। तो अब क्या होगा, जब बच्चा 5 किलो का हो गया और दूध है 300 ग्राम, तो वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में आने लग गया। बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा है, लड़खड़ा रहा है, और फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। उस समय उसकी दूध की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो नेगेटिव एनर्जी में आने में 48 घंटे तक वो भूखा रहता है, फिर दम तोड़ देता है। शरीर के जो हमारे मतलब बेसिक फिजियोलॉजी है वो खराब होती है और बच्चा मर जाता है। तो मेरा किसान भाइयों से ये कहना है कि जब भी अगर आपको कुछ नहीं है, आपके पास कोई संसाधन नहीं है, तो आप एक काम जरूर करें। अगर आपको लगता है बच्चा अच्छा है और मुझे बचाना है, तो आप नॉर्मल गाय का या बकरी का दूध लें, उसको थोड़ा उसमें मतलब 60 ml मान के लिए दूध ले लिया और 40 ml पानी मिला दिया, या 50 ml पानी 50 ml दूध ले लिया और उसको 37 डिग्री पे गर्म करके इनिशियली 1 महीने तक कम से कम अपने बच्चों को पिलाएं। गाय का भी दूध पिला सकते हैं। लगभग 150 ग्राम के आसपास पर डे पिलाएं, और 20 दिन बाद 25-25 ml, जैसे 150 ग्राम का 150 ml का मतलब है सुबह दोपहर शाम पिला रहे हैं 50-50 ml, और उसके बाद 2 टाइम कर दें महीने भर बाद, और 50 की जगह 75 या 100 ml पिलाने लगें उसकी ग्रोथ के ऊपर। तो आप देखेंगे कि आपकी इतना सा काम करने पे ही आपकी मृत्यु दर में कम से कम 50% की कमी आ जाएगी। उसके बाद जब बच्चा इस फेज में अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है, तो वो 2 महीने के बाद वाला जो मतलब 1 महीने के बाद का फेज होता है, उसमें वो निबलिंग करने लगता है, चुगने लगता है। तो जब वो भूखा रहता है तो उल्टी सीधी चीजें चुगता है और जमीन चाटता है। उसकी वजह से आप देखोगे किसान हमेशा फोन करता है डॉक्टर को कि मेरा जो मेमना है वो पोक रहा है, दस्त हो रहा है, हाँ, लूज मोशन हो रहा है, मिट्टी खाने लगता है। उसके वो जनरली कॉक्सीडिया या डायरेक्ट कंडीशन दूसरी बीमारियां होती है, तो उसको हम सेकेंडरी कहते हैं, क्योंकि कारण मूल कारण था भूखे रहना, बीमारी ये वाली हुई। तो अगर पहला फेज आपका अच्छा निकल गया और दूसरे फेज में भी आप दूध पिलाते रहे बच्चे को, तो आपका बच्चा नहीं मरेगा। और तीसरा फेज जैसे ही आता है 3 महीने पे, तो आप वैक्सीनेशन शुरू करा दीजिए। तो एक तो इस चीज को फॉलो कीजिए किसान। दूसरा क्या करें कि 1-1.5 महीने बाद बच्चों को कम से कम 4 घंटे के लिए माँ से अलग करके हरी पत्तियां खिलवाएं। 1.5 महीने बाद हरी पत्ती आती है, वो खाएंगे नहीं, चुगना शुरू कर देंगे, बट चूंकि वो खाना शुरू करेंगे तो उनका रूमन डेवलपमेंट जल्दी होगा, तो वो पूर्णतः खाने पे जल्दी आएंगे, तो माँ के दूध पे आश्रित नहीं रहेंगे, तो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी और उनके सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी या जो प्रतिशत है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम शिशु दर को संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूँ कि हम डील कर सकते हैं। और कारण हमने आपको बता दिया, वो अगर दिमाग में किसान रखेगा। आप ऐसा भी कर सकते हो कि किसी बकरी के पास ज़्यादा दूध है तो आपने उससे दूध पिलवा दिया बच्चे को। तो बकरी का दूध खाली व्यवसाय नहीं, अगर किसी सक्सेसफुल गोट हस्बेंड्री, गोट मैनेजमेंट या गोट का एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चलाना है आपको, मतलब व्यावसायिक बकरी पालन करना है, तो शिशु का जीवित रहना बहुत अनिवार्य है, और उसके लिए बकरी का दूध बहुत अहमियत रखता है। कुछ होम रेमेडीज़ भी हैं सर, जैसे अब 300 ग्राम ही है उसका दूध, लेकिन बकरी को, उसके बच्चे को पालना है, तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके हिसाब से उसको। देखिए, मैं आपको सबसे अच्छा तरीका जो मैंने आपसे बोला, मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। फार्मर कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप 60 ml के आसपास पानी ले लीजिए, 40 ml दूध मिला दीजिए उसमें, और 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो तो जो हमारे यहाँ मल्टीविटामिन के टॉनिक्स आते हैं उसमें से 1 ml वो और 1 ml कैल्शियम, बहुत सस्ता आता है, कोई भी चीज़ महंगी नहीं है। आपको एक डोज जो है लगभग 1.5-2 रुपये की पड़ेगी।
आप ये बना के और शिशु को पिलवा दीजिए बॉटल निपले से, आप वो उसकी आदत पड़ जाएगी पीने की। और उसको मैं तो ये कहता हूँ किसान से कि अगर जो लोग सुन रहे हैं आपको फॉलो करते हैं, उनसे मैं कहता हूँ इस चीज़ को नियमता फॉलो कर लीजिए। चाहे बकरी दूध दे न दे, ये नुकसान नहीं करता है। आप 5 दिन बाद शुरू कर दीजिए और मिनिमम 2-2.5 महीने तक चलाइए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप कन्वीनियंट है तो फॉलोअप करिए, नहीं तो धीमे करके 3 महीने तक बंद कर दीजिए। बस इतना करने पे ही 50-60% शिशु की जो है मृत्यु दर कम हो जाएगी। बाकी टीकाकरण और डीवर्मिंग अगर ये ज़रूर करा लें, क्योंकि पहले समय में तक 3 महीने के बाद होगी, लेकिन अब ये देखते हैं हम कि इतना ज़्यादा पैरासिटिक इन्फेक्शन फैल चुका है इस क्षेत्र में कि बच्चों में लक्षण 1.5 महीने तक पे भी आ जाते हैं। तो अगर आप डीवर्मिंग करा देते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। जो पशु चिकित्सा अधिकारी है उससे पूछ के, अब जो भी वेटनरी सर्विसेज आपके क्षेत्र में दे रहा है किसान के, उससे पूछ के कि भैया बताओ बच्चे को दवा देनी है, कौन सी कीड़े की दवा दे दें, तो उससे निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। सर, सामान्य कोई व्यक्ति शुरुआत करना चाहता है, इस फील्ड में आना चाहता है, तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या हो? तो सबसे पहले आप उन तरीकों को हमको बताएं कि कहाँ से शुरुआत करें। बकरी लेते समय वो किन किन बातों का ध्यान रखें जब वो बकरी का चयन करता है, खरीदता है, यहाँ से लेकर पूरी जानकारी। देखिए, सबसे पहले मान के चलिए मुझे ही बकरी पालन शुरू करना है, तो मुझे ये जानना ज़रूरी है कि मेरे पास धनराशि कितनी उपलब्ध है और आर्थिक संसाधन कहेंगे वो कितने हैं और ज़मीन कितनी है। पहली चीज़, आर्थिक संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैं बकरी किस टाइप की खरीदूं, किस रेट की खरीदूं। और दूसरी बात, जब बकरी पालन किया जाएगा तो लंबे समय तक आपको आउटकम नहीं मिलेगा। लगभग कितना पीरियड? देखिए, अगर आप ट्रेडिशनल बकरी पालन करते हैं कि बकरी खरीद के लेके आए, बच्चा पैदा कराया, बड़ा किया, तो लगभग कम से कम मान के चलिए 17 महीने से या 18 महीने से 22 महीने तक किसान को कुछ नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा उसके बाद मिलना शुरू। 2 साल एक मान के चलिए। हाँ, आपको पहले दिमाग में रख लेना है कि मेरी आमदनी आना जो शुरू होगी वो 2 साल पे होगी। 2 साल। कोई आपसे कहता है 1 साल में फ़ायदा मिलने लग जाएगा, एकदम गलत कहता है। तो 2 साल तो कम से कम उसको लगेंगे। अब मैंने अपने आर्थिक संसाधन और ज़मीन अवेलेबिलिटी सब कुछ देख लिया, रिसोर्सेज देख लिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ है ब्रीड का चयन। अगर कोई लोकल मार्केटिंग के लिए मीन्स मीट पर्पस के लिए एनिमल खरीदना चाह रहा है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि वो छोटी या मध्यम कद की बकरी खरीदे। और अगर उसके पास होल्डिंग कैपेसिटी है कि वो कहता है नहीं यार मैं 2 साल 3 साल तक बच्चे पाल सकता हूँ और इकट्ठा ही बेचूंगा, जैसे ईद के आसपास बेचूंगा, तभी उसको बड़ी नस्ल का बकरा रखना चाहिए या बकरी रखनी चाहिए। उसके अलावा लोकल मार्केटिंग के लिए, मीट पर्पस के लिए बड़े जानवर नहीं बने हुए। दिमाग में आता है कि साहब वहाँ पर राजस्थान के जो पशु हैं, सिरोही है, बहुत ऊंची है, वो लोग भी तो पालते हैं मीट पर्पस के, वो 0 इनपुट कॉस्ट पे पालते हैं। ठीक है, उनके पास पीढ़ियों से पले चले आ रहे हैं और वो जंगलों में घुमाने ले जाते हैं। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं या सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं तो हमारे पास जंगल तो है ही नहीं, और खेत भी वो हैं जहाँ बकरी चरने जाती है वो कटे हुए खेत होते हैं, तो न्यूट्रिटिव वैल्यू 0 होती है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम अगर कॉमर्शियल गोट फार्मिंग करने चाह रहे हैं, व्यावसायिक बकरी पालन, तो हम इंटेंसिव फीडिंग पे करेंगे। और किसान जितने भी वीडियो हैं खोल के देख लें यूट्यूब और व्हाट्सएप पे, जितने लोग भी अपना ऐड देते हैं, अपना फार्म दिखाते हैं, कोई भी ये नहीं कहता कि मैं अपनी बकरियां चराने ले जा रहा हूँ। आप जितने भी वीडियो देख लीजिए तो आप इससे समझ सकते हैं कि अगर कॉमर्शियल लेवल पे जाना है तो आपको इंटेंसिव फीडिंग पे, मतलब खूंटे पे बकरी को रख के पालना ही पड़ेगा। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बकरी कहाँ से खरीदें और कैसे खरीदें, उसमें ध्यान रखिए। बकरी कभी एक क्षेत्र से मत खरीदिए। पशुपालक जाता है बकरी खरीदने के लिए, वो देखता है, कहता है यार यहाँ से बकरी मिल रही है। किसान के पास मान के चलिए मुझे 100 बकरी खरीदनी है, मैं आपके पास आया, मैंने कहा बकरी खरीदनी है, आपने मुझसे बोला कि बकरियाँ हैं मेरे पास, देख लो। मैंने कहा आपसे 40 बकरी ले लूँगा और आप मुझे क्या कहते हैं थोड़ी सस्ती लगा दो। फिर मैं उसी क्योंकि वो गढ़ है बकरी का, तो दूसरे के पास गया, फिर उससे खरीदी, तो मैंने एक ही गांव से 100 बकरी खरीद ली और खुश हो गया। लेकिन आप जेनेटिक वेरिएबिलिटी को रिड्यूस कर देते हो, जिस कारण से अभी पता नहीं लगता। क्योंकि किसान में जनरली क्या होता है कि या तो खुला हुआ बकरा होता है जिससे मीटिंग कराई जाती है, या किसी किसान के यहाँ अच्छा बकरा है तो उसी के बच्चों को दूसरा किसान भी ले लेता है। तो बेसिकली वो
स्लोली इनब्रीडिंग को प्रमोट करता है। और आप क्या कर रहे हो, आप सारे एनिमल उसी के से ले आए तो आपके हर्ड में भी इनब्रीडिंग रहेगी। हो सकता है एकदम से अपना विकराल रूप दिखा दे और आपके बच्चे मरने लगे, कमज़ोर हो, बढ़ोतरी दर कम हो, या धीमे धीमे करके बढ़ोतरी दर कम होना शुरू हो। तो जब भी बकरी खरीदिए एक एरिया चिन्हित कीजिए कि यहाँ से बकरी इसमें ये बकरी की नस्ल पाई जाती है। उदाहरण के तौर पे बर्बरी है तो बर्बरी आगरा भी पाई जाती है, इटावा भी पाई जाती है, अलीगढ़ पाई जाती है, मथुरा पाई जाती है। मुझे 100 खरीदनी है तो मैं 4 जगह से अगर 25-25 खरीद लूँगा तो मेरे पास जेनेटिक वेरिएबिलिटी बनी रहेगी, तो इनब्रीडिंग के चांसेस नहीं रहेंगे। सर इसी में मैं एक बात पूछना चाहूँगा, एक नस्ल की आपने बोला 4 जगह से खरीदो, इसमें एक विषय ये है कि एक ही नस्ल की रखें या अलग अलग रखें, नस्ल भी अलग अलग रखने हैं या एक ही नस्ल रखना? ये मत करिए कि अलग अलग नस्ल रखिए, क्योंकि हर की अपनी फिजियोलॉजी होती है, अपनी रिक्वायरमेंट्स होता है, अपना बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से जो भी रखिए एक ही नस्ल रखिए, मल्टीपल मत रखिए। और जैसे ये जरूर कर सकते हैं आप, किसान चाहें तो कि 2, 4, 5 अच्छे बकरे ऊंची नस्ल के रख लिए तो आमदनी छोटी नस्ल से हो रही है, उनको तैयार करते रहे और बेच दिया। बट ज़्यादा संख्या में 2 नस्ल रखेंगे तो समस्या रहती है। तो एक चीज़ तो ये, और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है, जब किसान जाता है ना बकरी खरीदने के लिए, तो जो ओनर होता है, मतलब जो मूल बकरी का जिसके यहाँ पली बड़ी होती है, उससे ज़रूर पूछे कि आप कुछ विशेष तो नहीं करते बकरियों के साथ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान में सिरोही की हम बात करते हैं, तो सिरोही की बकरियां जब जाती हैं लौट के आती हैं तो उनको पानी में गुड़ मिला के दिया जाता है। अब आप बकरी खरीद के लेके आए, आपने ये चीज़ पूछी नहीं, आपके यहाँ बकरी उतरी थकी हुई है और आपने उसको पानी दिया, उसने पानी पिया, उसमें गुड़ का स्वाद ही नहीं आया, पानी छोड़ देगी, थकी वैसे, नया घर है, नया हाउसिंग सिस्टम है, और फिर किसान कहता है कि मेरी बकरी लाया तो अच्छी थी, बीमार पड़ गई। और आप अधिकांशतः किसानों को देखोगे जो बकरी लेके जाते हैं उनकी बकरी 24 से 48 घंटे बाद बीमार होना शुरू हो जाती है। तो हमेशा याद रखना चाहिए किसी पशुपालक को कि हमें क्या चीज़ महत्वपूर्ण है या विशेष है जो किसान कर रहा है, किस रूप में अपनी बकरियों को खाना दे रहा है। कम से कम लाने के बाद बकरी को, जब तक वो अपने नए घर से वाकिफ़ ना हो जाए, आपको उसी का खाना साथ लेके आना चाहिए और वही परंपरा तरीके से पालना चाहिए और धीमे धीमे उसके अंदर बदलाव लाने चाहिए, जिससे उसके ऊपर स्ट्रेस ना पड़े। और किसान ऐसा करेगा ना तो जो ये शिकायत करता है कि मैं बकरी लेके आया था 100 बची 15 बची 20 मरेंगी, लेकिन फिर वो ये कहेगा लाया 100 मरी 15 85 बच गई। बहुत अच्छा। तो ये ध्यान रखना है, उम्र का ध्यान रखना चाहिए, किस उम्र की बकरियों को लेके आ रहे हैं। फिर बकरियों को लाने के बाद सीधे अपने मुख्य बाड़े में मत रखिए, पहले उसको क्वारंटाइन कराइए या उसका टीकाकरण कीजिए, उसके डिवर्मिंग कराइए, जो परिजीवी होते हैं उनको ख़त्म कीजिए और फिर मुख्य परिसर में लेके जाइए बकरी को। सर लाने में एक बात और पूछनी है इसमें, कई बार लोग बोलते हैं कि छोटे छोटे बच्चे लेकर आ जाओ, वो सस्ता पड़ता है। तो आपने एक साथ जो है ना 20 छोटे छोटे बच्चे लेकर आए, उनका पाला, उनको बड़ा किया। कई बार बोलते हैं नहीं एक साथ छोटे बच्चे मत लाओ, कुछ मिक्स लेकर आओ, कुछ बड़े भी कुछ छोटे भी। तो इसमें किसान क्या करे एक साथ? देखिए अगर आप जनरेशन टू जनरेशन मल्टीप्लिकेशन नहीं कराना चाहते हो, जैसे आप खाली ब्रॉयलर गोट प्रोडक्शन के लिए मेल किड्स खरीद के लेके आ रहे हो, तो आपको मेल खरीद के लेके आ रहे हो तो आप मेल किड्स लेके आओ, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप उनसे अपने फार्म पे प्रजनन कराना चाह रहे हो तो बकरी के अंदर 3 ट्रेट्स हैं, ज़्यादा दूध देने की क्षमता, ज़्यादा बच्चे देने की क्षमता और अच्छी बढ़ोतरी दर। तो बच्चे में आप इन तीनों ट्रेट्स को पहचान नहीं पाते हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि लंबे समय बाद, दूसरी तीसरी ब्यात बाद आपको एहसास होता है कि जितनी बकरी मैं लाया था मेरे काम की उसमें से कुल 20-25 ही निकली, बाकी सब तो या तो ग्रोथ रेट कम है, अडाप्ट नहीं कर पाई, या बच्चे कम दे रही हैं, या दूध नहीं दे रही हैं। तो मेरा अपना किसान भाइयों से सुझाव ये है कि आप 2 या 3 उम्र की बकरियां लेके आएँ, एक छोटे, एक मध्यम और एक बड़ी। बड़ी का फ़ायदा ये है जो दिख रही है वो होगी, तो आप अगर अच्छी ले आएंगे तो उनके बच्चे, भले आप उनसे 2 ब्यात लेके बेच दें उनको, लेकिन उनसे जो बच्चे आएंगे वो अच्छी उत्पादकता के होंगे। तो आपका जेनेटिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम जल्दी चलने लगेगा। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि 3 से 5 साल की बकरी बूढ़ी बकरी है, क्योंकि बकरी 8 से 10 ब्यात बच्चे देती है और 3 से 5 साल की बकरी तीसरी या चौथी ब्यात की होती है। तो इसका मतलब 4 से 5 ब्यात
आप उससे बच्चे ले सकते हो। और दूसरी चीज़, तीसरी ब्यात की बकरी या 3 साल 5 साल की बकरी जो दिख रही होगी सारे लक्षण दिखा देगी, तो वो आपके लिए अच्छा है। अब छोटे भी लीजिए, मध्यम भी लीजिए और बड़े भी लीजिए। जैसे अगर मध्यम या छोटे में से कुछ भी खराब हो या आपके अनुरूप ना निकले, तो आपके पास जो आपने अच्छी बकरियां ली हैं उनके बच्चों को आप उनसे रिप्लेस कर सको और आपका झुंड की संख्या अच्छी बकरियों की उतनी बनी रहे और दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होता रहे आपका। सर, अब शेड की बात करते हैं। जब हम कमर्शियल गोट फार्मिंग में चलते हैं तो शेड का डिज़ाइन कैसा हो, क्योंकि ये बहुत चल रहा है कि किस प्रकार से शेड कितना महंगा कितना सस्ता बनाएं। और इसके साथ ही मैं एक सवाल पूछूंगा, कुछ लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग में भी चलते हैं, बकरी के साथ मुर्गा पालन भी करते हैं, तो ये दोनों विषय पर थोड़ा सा फोकस करते हुए बताएं। देखिए, जहाँ तक शेड की बात है, जहाँ बरसात ज़्यादा होती है वहाँ एलिवेटेड शेड यूज़ करने चाहिए, लेकिन जहाँ बरसात नहीं होती है वहाँ एलिवेटेड शेड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो बनाने में कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, फिर मेंटेनेंस की कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। और मेरा व्यक्तिगत मानना अपना ये है कि जैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप शुरू से पंखे में रहिए तो आपको एसी का एहसास ही नहीं है, तो आप पंखे में ही खुश हैं। आप एसी में रहने लग जाइए तो पंखे में नहीं रह सकते। तो ये पशु हैं, ये विषम परिस्थितियों के लिए बने हुए हैं, तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक, जो भी शेड बनवा रहे हैं वो वेंटिलेटेड हो। दूसरा, पशुओं को खाने पीने की व्यवस्था अच्छी हो वहाँ पर। अगर आपने इन दोनों चीज़ों का ध्यान दे दिया, कंफर्ट बकरी के लिए कुछ नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन। अब शेड है, ठंड है, सीधी हवा आ रही है तो बकरी बीमार पड़ेगी। लेकिन अगर वेंटिलेशन प्रॉपर है और आपके पास ऐसे ऑप्शंस हैं जिनसे आप सीधी हवा रोक सकते हो, गर्माहट बनी हुई है शेड के अंदर, तो कोई बुराई नहीं है। और मैं किसान से ये भी कहूँगा कि किसान को बहुत ज़्यादा पैसा शेड में, इन चीज़ों में, छोटे किसानों को नहीं लगाना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि आप, जो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, कि उन बकरियों के लिए आरामदायक शेड हो, ये महत्वपूर्ण है। जैसे अभी मैं झारखंड में काम कर रहा था, तो मैं किसान, वहाँ क्या होता है, बांस काट के आधा करके बांस का एलिवेटेड शेड बनाते हैं, उन्हें सस्ता पड़ता है। तो मैंने अनुभव किया, मैंने कहा सोच बहुत अच्छी है, कम पैसे में, क्योंकि वहाँ बिहार में, इधर बिहार की बात बता रहा हूँ, बिहार में पानी वानी बहुत आता है, तो थोड़ा एलिवेटेड शेड बनाते हैं और रुकता भी है पानी, कीचड़ जैसा नहीं होता नीचे। हाँ, नीचे बांस अवेलेबल भी है वहाँ पर। बट मैंने उनसे कहा कि आपने काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन इसमें एक समस्या है, क्योंकि बांस गोल गोल होता है तो बकरी को रह रही है अच्छे से, पैर रखने में दिक्कत है। आप एक काम कीजिए कि जो भूसा होता है उसे पतला पतला महीन काट लीजिए, जो बचा हुआ या लड़ावनी का बचा हुआ भूसा होता है वो लीजिए, मिट्टी में मिलाइए, क्योंकि भूसे में रेशे होते हैं तो थम जाती है मिट्टी, और थोड़ा वो वाली जो क्ले होती है वो मिट्टी लीजिए और गोबर ले लीजिए थोड़ा, और चूना, और उससे उसकी लिपाई कर दीजिए। तो 1 या 2 बार लिपाई करने पे वो फर्श फ्लैट हो जाएगा। तो वही चीज़ है, बिना पैसे लगे हुए बकरी आराम से रहने लगेगी, उसे चलने में दिक्कत नहीं होगी, तो उसका बॉडी का एनर्जी जो है वो बॉडी मेंटेनेंस में, मतलब इस लेवल ऑफ स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, आप कैसा भी शेड बनवाओ, हम बहुत सारी बात करते हैं ईस्ट वेस्ट, ये जैसा भी है, बट मेरा अपना मानना यह है कि किसान के पास, मान के चलिए हम कहते हैं ईस्ट वेस्ट फेसिंग शेड होना चाहिए, किसान के पास ऐसी ज़मीन है जहाँ ईस्ट वेस्ट फेसिंग शेड वो बनवा ही नहीं सकता, तो बकरी पालन छोड़ेगा तो नहीं ना। अगर मैं एक सही में वैज्ञानिक हूँ तो मुझे उसकी परिस्थिति, परिवेश में उसे बताना चाहिए ना। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा यार तुम इससे एक काम करो कि थोड़ी जगह ऐसी बना लो कि दिन के टाइम पे बकरियां बाहर निकल आएं और धूप ले लें, क्योंकि तुम्हारी बाध्यता है, तुम शेड ऐसा बना। लेकिन प्रयास यही करना चाहिए कि फ्लोर हो जिस पे बकरी आराम से रह सके, और दूसरा वेंटिलेशन प्रॉपर हो, और वेंटिलेशन के साथ साथ हाइट है। मैंने मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, किताब में नहीं लिखा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरे पास लगभग 1000 बकरियों के आसपास हैं जिनका मैं प्रबंधन करता हूँ, और किसानों के यहाँ भी देखता हूँ 11 फुट के आसपास की अगर बेस से हाइट है आपकी, तो दैट इज़ गुड एनफ, गोट कंफर्टेबली रह लेगी उसके अंदर। तो बकरी आ गई, शेड भी बता दिया आपने, बात ये आहार प्रबंधन की, इनका चारा कैसा हो। कुछ लोग कहते हैं सूखा ही चारा देना है, कुछ लोग कहते हैं हरा देना है, फीडिंग कॉस्ट कैसे कम हो और अच्छा हो, तो आहार प्रबंधन में किन किन बातों का इसमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मोटे मोटे तौर पे
अगर आप व्यावसायिक बकरी पालन करने जा रहे हो तो आप इंटेंसिव फीडिंग पे जाओगे या स्टॉल फीडिंग पे जाओगे। और स्टॉल फीडिंग में मैं बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बात नहीं करता, क्योंकि अमूमन सारे किसान भाई हैं जो आपको फॉलो करते हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा छोटे कद की बकरी है तो लगभग 250 ग्राम कंसनट्रेट, लगभग 1 किलो के आसपास भूसा और आधा किलो हरा चारा, ये सफिशिएंट है नॉन प्रेग्नेंट के लिए। अगर प्रेग्नेंट होती है तो 50 ग्राम के आसपास कंसनट्रेट बढ़ा दीजिए और थोड़ा हरा बढ़ा दीजिए, अच्छे से चलेगी बकरी। कंसंट्रेट में क्या क्या हम कंसनट्रेट देखिए चना, चूनी, चोकर ये होता है, बट अब कॉमर्शियल कंसनट्रेट्स भी अवेलेबल हैं तो आप वो भी यूटिलाइज कर सकते हो मैश फॉर्म में, पेलेट फॉर्म में, जो आप बच्चों को खिला सकते हो। मैश का मतलब होता है दाने के रूप में और पेलेट मतलब छोटे छोटे वो बने हुए होते हैं, तो आप वो भी खिला सकते हो। और आप खुद चाहो तो बना लो, बट कॉमर्शियल इसलिए होता है क्योंकि उसमें मिनरल मिक्सचर मिला हुआ होता है, तो अगर आपको अच्छा कंसनट्रेट मिल जा रहा है तो आप बना लो। लेकिन अगर आपके पास संसाधन अवेलेबल है, सस्ता खाना अवेलेबल है गांव में, तो आप खुद भी बना सकते हो कंसनट्रेट मिक्सचर। उसकी अपनी रेसिपी होती है, नेट पे भी मिल जाती है कि हम कंसनट्रेट बनाना चाहें तो हमें क्या क्या कितना मिलाना चाहिए, तो किसान भाई उस हिसाब से बना सकते हैं। दूसरा जो आपने बोला इनपुट कॉस्ट के लिए, देखिए आप बकरी की इनपुट कॉस्ट या खाने की कॉस्ट कम करनी है तो 2 ही तरीके हैं। एक, फार्मर को ये एनालाइज करना चाहिए कि मेरे एरिया में लोकल अवेलेबल फीड कौन सा है जो न्यूट्रिटिव वैल्यू सेम रखता है लेकिन कॉस्ट एफिशिएंट है, तो उसको खाने में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए बकरी के। और इस तरीके से एक तो कीमत कम की जा सकती है, और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप वेस्ट मैनेजमेंट करके और उसकी इनपुट कॉस्ट कम कर दें। जैसे अभी आपने बोला कि बकरियों के साथ मुर्गी रखना, तो लड़ावनी में अगर बकरी खा लेती है, दाना बचता है, वो मुर्गी बाद में खा ले रही है, हरा जो नीचे गिर रहा है वो मुर्गी खा ले रही है, तो मुर्गी फ्री में पल रही है। जो अंडे देगी उससे बकरी पालन हो जाएगा, मतलब बकरी का खाद्य पदार्थ खरीद के आ जाएगा, या हम बकरियों को 6 महीने पालने के बाद बेचेंगे मुर्गियों को, तो उनसे जो पैसा आ रहा है उससे, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर अंडा छोड़ भी देते हैं उसके बचे पे देसी मुर्गी पलवा के बेचते हैं, तो भी मैंने देखा नहीं, कंफर्म है कि 70% ऑफ द इनपुट कॉस्ट, फीडिंग इनपुट कॉस्ट कैन बी मैनेज्ड बाय जो मुर्गियों को बेच के पैसा मिल रहा है आपको। और लगभग आप छोटी कद की बकरी पे 3 मुर्गी, मध्यम पे 4 और बड़ी पे 5 या 6 तक रख सकते हैं बिना कुछ दिए हुए। ध्यान किसान भाई को ये रखना है कि जब मुर्गी अंडा देना शुरू करे थोड़ा चोकर में चूना मिला दें और उसको दे दें, जिससे रात में अगर उसको फील होता है कि वो कैल्शियम डेफिशिएंट है, कुछ है, तो खाएगी, तो कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी तो अंडा देने में कमी नहीं आएगी। चूना खड़िया जिसको खड़िया कहते हैं, खड़िए को चोकर में मिला के दे दीजिए। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप इनपुट कॉस्ट कम कर सकते हो। सर नॉर्मल अगर हम देखें तो एक बकरी का खर्चा जो फीडिंग कॉस्ट है वो क्या लगभग पड़ता है? जब छोटी बकरी का गांव में बताऊं या शहर में बताऊं? दोनों बता दीजिए। गांव में अगर आप देखते हैं तो छोटे कद की बकरी का लगभग 14 रुपए के आसपास, एक दिन का। मध्यम कद की बकरी का 18 रुपए और बड़े कद की बकरी का 22 रुपए। कैसे ये भी बता देता हूँ। अगर 30 रुपए मिलता नहीं, सस्ता ही मिलता है, 24 रुपए किलो भी कंसनट्रेट मान के चलें और 300 ग्राम कंसनट्रेट खिला रहे हैं। मैं मध्यम का बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। 300 ग्राम कंसनट्रेट खिला रहे हैं तो 8 रुपए का कंसनट्रेट हो गया। 1 किलो भूसा लगभग गांव में 4 से 5 रुपए का मिलता है, क्योंकि बकरी चने का, अरहर का भूसा खाती है। आप नॉर्मल वाला भी खिला सकते हो आदत डालने के ऊपर। 5 रुपए तो 8 और 5 13 और 1 से 1.5 रुपए का हरा चारा, तो 14 रुपए के आसपास, 14-15 रुपए या 16 रुपए की मध्यम कद की बकरी का आता है। तो आप मोटा मान के चलिए 14, 18, 22 इस हिसाब से आता है। और शहर में 3 रुपए 4 रुपए बढ़ा दे, क्योंकि वहाँ संसाधन क्रय करने में कुछ और पैसा लगता है। सर अब वैक्सीनेशन की हम बात करते हैं, बकरियों का लालन पालन हो गया, वैक्सीनेशन जो अमूमन किसान करते नहीं हैं, और जब हर्ड पूरा एक साथ प्रभावित होता है तो हम देखते हैं पूरा का पूरा हर्ड ख़त्म हो गया। वैक्सीनेशन एक तो कौन सी मैंडेटरी है, करना ही चाहिए। दूसरा, कुछ वैक्सीनेशन ऐसे हैं जो कोल्ड चेन मेंटेन करते हैं सर, ये किसानों को अधिकतर जानकारी नहीं होती, वो लगा तो लेते हैं लेकिन असर नहीं उसका दिखता। तो हमको वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, सबसे मुख्य वैक्सीनेशन है PPR का, PPR। दूसरा है एंडोटॉक्सीमिया ET, उसके बाद FMD, गोट पॉक्स और टेटेनस का।
ये प्रमुखतः 5 मुख्य वैक्सीनेशंस हैं जो पशुपालक को कराने चाहिए। किस किस एज में? और ये PPR का 3 साल में एक बार लगता है और 3 महीने पे लगा सकते हैं। ET का 4 महीने पे और बूस्टर 21 दिन बाद और उसके बाद ET-TT 5 महीने पे और FMD का इनका एक ट्राईवैक मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन आता है, वो एक बार में लगा सकते हैं और फिर 21 दिन पे बूस्टर। ET और FMD गोट पॉक्स PPR जो हैं ये हर साल रिपीट होते हैं और PPR 3 साल बाद होता है। लेकिन आपकी बात एकदम ठीक है कि वैक्सीन मिलना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है और जो वैक्सीन मिल रही है वो सही रूप में कोल्ड चेन मेंटेन्ड है या नहीं है, वो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। और बकरी में तीसरी प्रॉब्लम और बताता हूँ मैं आपको जी। जो लोग वैक्सीनेशन करने के लिए आते हैं, एक वॉयल में लगभग 30 या 50 डोज होती हैं। तो अमूमन जो पैरावेट्स हैं या कोई भी आ रहा है वैक्सीन करने के लिए, वो क्या करते हैं, एडजुवेंट को वैक्सीन में मिला देते हैं और एक बार मिलाने के बाद अधिकांशतः कंपनियां ये कहती हैं कि 2 से 3 घंटे के अंदर ये उपयोग में आ जानी चाहिए। लेकिन चूंकि वैक्सीनेटर का पैसा लगा हुआ है और 5 वैक्सीन के लिए उसने 5 डोज के लिए उसने वैक्सीन खोला था तो उसको फ्रिज में रख देता है और दूसरा किसान जब आता है तो वैक्सीन के लिए कहता है तो उसको वैक्सीन लगा देता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कोल्ड चेन से ज़्यादा बड़ा फैक्टर ये जो अभी मैंने आपको बताया ये है वैक्सीन फेलियर का, क्योंकि उसने 150 वैक्सीन का पैसा दिया है और उसको लगता है 25 डोज मेरी बर्बाद हो जाएगी तो उसको रख के 5-6 दिन तक जब तक वो डोज ख़त्म नहीं होती तब तक चलाता है। तो ये उससे भी बड़ा कारण है जिस पे ध्यान ही नहीं दिया जाता और इसीलिए मैं निरंतर जो राष्ट्रीय मंच हैं उन पे भी अनुरोध करता हूँ कि बहुत अनिवार्य है कि हम डोज साइज छोटा करें, कम से कम 5 या 10 का करें, जिससे एक बार ऑयल खुलने के बाद 90% वैक्सीन अगर यूज़ हो जाएगी तो 10% या 15% वो वैक्सीनेटर बचा के नहीं रखेगा। अगर सच्चा होगा और बचा के रखता भी है तो उस कंडीशन में 5 वैक्सीन करके 25 जानवरों को धोखा दिया था, यहाँ 8 को वैक्सीन करके 1 ही को धोखा दे पाएगा। तो प्रपोर्शन जो हो रहा है जो खराब वैक्सीन लगने का है वो बहुत कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये ध्यान देना है किसान को कि जब वैक्सीनेशन के लिए आ रहा है तो कोल्ड चेन मेंटेन्ड हो और उससे भी ज़रूरी ये है कि उससे कहिए कि मुझे दिखाओ तुमने अपने सामने वैक्सीन मेरे सामने खोली है। ये नहीं कि उसने अपने झोले से या अपने उससे कंटेनर से वैक्सीन निकाली, इंजेक्शन में भरी और लगाता चला गया। तो दिस इज़ द रीज़न। तो हमको इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी वैक्सीन का कोल्ड चेन मेंटेन करना तो हमारे हाथ में है नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि सचेत रहें तो दुर्घटना कम होगी। अमूमन एक किसानों का प्रश्न आता है, सर बकरी पालन में जाते हैं कि कुछ ऐसा फार्मूला बताइए जिससे मेरी बकरी बिल्कुल तगड़ी हो जाए या बकरा बहुत हुष्ट पुष्ट हो जाए, वज़न ज़्यादा बढ़ जाए। तो ऐसे कुछ ट्रिक हैं क्या सर? नहीं, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। वो गलत चीज़ें हैं जो कुछ लोग करते हैं वज़न बढ़ाने के लिए और वो पशुपालक को करना भी नहीं चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि आप अच्छा पोषण दें और उसकी जेनेटिक्स जो कहती है ग्रोथ के लिए उसे पूर्णतः एक्सप्लोर होने दें। अगर आप उसको एक्सप्लोर होने दोगे तो जो उसकी क्षमता होगी उस हिसाब से वो अच्छा बढ़ेगा। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि जो तेज़ बढ़ने वाली नस्ल हैं उनको ब्रॉयलर गोट प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो उससे आपका वेट गेन, ईयरली वेट गेन ज़्यादा हो जाएगा। वेट गेन में जब बात करते हैं सर, एक नस्ल है अफ्रीकन बोर, तो बहुत सारे लोग उसका कमर्शियल जो लोग पालन करते हैं उसमें उपयोग करते हैं। देखा गया है कि लगभग अमूमन 250 ग्राम वो अपना रोज वजन बढ़ाती है, 2.5 किलो तक दूध की कैपेसिटी है। ये कितना फ़ायदेमंद है ये? और दूसरा, जब हम एक तो FCR क्या है उसको ज़रा हमारे किसानों को बताएंगे। दूसरा, हमारे भारत के जो नस्लें हैं उनमें इस प्रकार की बढ़ोतरी हम क्यों नहीं देख पाते हैं या कैसे हम कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बोयर आप नस्ल की अब आपने बात करी, सच्चाई ये है कि भारतीय वातावरण, भारतीय परिवेश में ये नस्ल बहुत अच्छे से ढल गई है। ठीक है। लेकिन दूसरी सत्यता ये है कि अभी ये नस्ल सिर्फ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर मूव कर रही है, ये कंजम्पशन के यूज में नहीं आई है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक गोट रियरिंग फैमिली है, तो
प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर का मूव करने का मतलब है कि आज मेरे पास है, मुझसे आपने पूछा कितने रुपए किलो है, मैंने कहा 1500 रुपए किलो लाइव वेट बेच रहा हूँ। आपने कहा 4 बच्चे मैं भी रख लेता हूँ, बच्चे पैदा करा के मैं भी 1500 बेचता हूँ। तो 1993-94 में जब इस ब्रीड को इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये लगभग 5000 रुपये किलो लाइव वेट बिकती थी, और आज की तारीख में अगर प्योर लाइन की बात करें तो 1500 रुपये किलो बिकती है। और आने वाले समय में ये अगर स्लॉटरिंग पे जिस समय आ जाएगी उस समय ये भी नॉर्मल 300 रुपये किलो के हिसाब से बिकेगी लाइव वेट। अच्छा। तो किसान को भ्रमित नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी आज के समय में आप एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लीजिए कि आप 30 किलो के बकरे को लेके आते हैं और 1500 रुपये किलो के हिसाब से लेके आते हैं तो 45 किलो का बच्चा हुआ, और 45 किलो के बच्चे से अगर आपने बड़ा करके ब्रीडिंग कराया तो आप दूसरा बकरा तो ला नहीं पाओगे। तो आप या तो आगे चल के जो बच्चे होंगे उसके फादर से ही ब्रीडिंग कराओगे या उन उसमें सेलेक्ट करोगे, तो आपकी इनब्रीडिंग हो जाएगी। दूसरा क्या है, बकरा मर गया तो बहुत नुकसान होगा। तीसरा, आप इतना इन्वेस्टमेंट कितना करोगे? आप अगर बकरी वयस्क बकरी लेके आते हो 50-60 हज़ार रुपए की बकरी है, 10 बकरी ले आओगे, आप कितना प्रोड्यूस कर पाओगे? दूसरा, ये हब बेस्ड मार्केटिंग होती है। बहुत सारे किसान इसी तरीके से बर्बाद हुए कि हम बोयर खरीदने गए तो 1500 का बिका, 10 बकरियां ले आए, एक बकरा ले आए, अपने आप पालना शुरू कर दिया। आप मुझे बताओ ना कि अगर आपको एक शर्ट खरीदनी और एक बगल में एक दुकान है, मैं कहता हूँ यहाँ दुकान से खरीदोगे या आप करोल बाग चलोगे वहाँ खरीदोगे? ऑब्वियसली आप करोल बाग जाओगे क्योंकि वहाँ इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, दुकान पे सीमित ऑप्शंस मिलेंगे। तो वो किसान लाता ये सोच के कि मेरा बकरा 1500 का बिकेगा, लेकिन अगर मुझे 1500 रुपये या मान के चले 50,000 रुपये का बकरा खरीदना है तो मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां नियमित रूप से लंबे समय से पल रहा है, तो उसका बकरा कोई खरीदता ही नहीं है। तो ये नुकसान होता है। तो किसान को कभी भी बॉयर खरीदने, मैं आई एम नॉट इन फेवर कि वो बॉयर खरीद के ब्रीडिंग कराए। इट्स बेटर कि वो बॉयर का सीमन यूज करे, अपने क्रॉसब्रीड एनिमल्स में डाले। प्योर ब्रीड में नहीं कह रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, ये बिजनेस मॉडल है कि आप क्या करिए, क्रॉसब्रीड सस्ते एनिमल खरीदिए, गोट्स खरीदिए। अब आप कहते हैं कि उनका ग्रोथ रेट बहुत हाई होता है, मैं एवरेज कहता हूँ 60 किलो वेट ले रहा है, मान के चलिए 12 से 14 महीने के अंदर बॉयर, और आपका इंडिजिनस ब्रीड 20 किलो ले रही है या 25 किलो ले या 30 किलो ले रही है, तो 30 + 60 90 हो गया, भागे 2, मतलब बच्चा 45 किलो का वेट लेगा ना, मोटे तौर पे ±5। इसका मतलब लगभग 10 किलो वेट आपने एक बार में बढ़ा दिया। और फिर फीमेल को आप मत बेचिए बॉयर की, आप उसको फिर बॉयर से मेट कराइए सीमन से। तो इस तरीके से फर्स्ट जनरेशन में 50% बॉयर लाइन मिलेगी, सेकंड में 75%, थर्ड जनरेशन में 87%, 87.5, और फिर फोर्थ जनरेशन में 93+। तो आपके पास बॉयर, आप उस लोकल ब्रीड से बॉयर बनाओ, बजाय इसके आप बॉयर खरीद के लेके आओ। और दिमाग में ये मत रखो कि मैं बॉयर बना रहा हूँ, दिमाग में रखो कि मैं ब्रॉयलर गोट प्रोडक्शन कर रहा हूँ, या मैं अपने जो बच्चे हैं उनका एनुअल ग्रोथ जो पहले 20-30 किलो होता था उसे मैं 60 किलो ले गया। बॉयर दिमाग में होना ही नहीं चाहिए। आप यूटिलाइज करो बॉयर का जो फास्ट ग्रोथ रेट है या लो FCR है, मींस रेशियो, खारा जितना कन्वर्ट हो रहा है, तो आप उसको यूटिलाइज करो और अपने यहाँ के जो लोकल एनिमल्स हैं, लोकल गोट्स हैं, उनका ग्रोथ रेट बढ़ाओ, तो फायदा है। नहीं तो आप पता चला 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, 5 लाख रुपए की अगर आप कहीं ढंग की जगह लगा दोगे तो 8% की भी ब्याज मिली तो 40,000 रुपया तो आपको साल का मिलेगा, और वहाँ आपको 3 साल बाद आउटपुट मिलना शुरू होगा, वो भी लिमिटेड। तो इट इज़ बेटर कि आप, मैं तो बॉयर मेल भी खरीदने के लिए नहीं कहता क्योंकि आप बाध्य हो जाओगे। मेरा तो बेस्ट ऑप्शन है, आप 20 बकरी खरीद के लेके आओ क्रॉस ब्रीड एनिमल, जितने में आपका एक बॉयर का मेल फीमेल आएगा, सिर्फ एक मेल फीमेल। एडल्ट की बात करें तो अगर 50 किलो का मेल मान लीजिए 1000 रुपये के हिसाब से भी, तो 50,000 रुपये का मेल हो गया, 90,000 रुपये हो गया। 90,000 में तो आप 15 बकरियां ले आओगे क्रॉस ब्रीड खरीद के 5-5, 6-6 हज़ार की, और उसके बाद उसमें सीमन यूज कर लो जिसकी कीमत 40-50 रुपये। अगर आपकी 60% बकरी भी कंसीव कर गई तो आपको अच्छे खासे बच्चे मिल जाएंगे। ये कैलकुलेशंस हैं। सर, गायों में, भैंसों में हम तो देखते हैं कि AI हो रही है, लोग इस पर काम कर रहे हैं। बकरी में, भेड़ में अभी ये बहुत कम है, प्रचलन में कम है, खासकर से कुछ इंस्टीट्यूट और ये सब प्रगतिशील किसानों को छोड़ दें तो इस पे नस्ल सुधार कितना आवश्यक है और नस्ल सुधार पे क्या ध्यान देना चाहिए बकरी पालकों को? देखिए, नस्ल सुधार तो बहुत आवश्यक है, इसलिए नहीं कि बकरी का ग्रोथ बढ़ेगा,
इसलिए क्योंकि जो आनुवंशिकता नर के माध्यम से मादा में जाती है, अब आप सोचिए कि अगर मादा की आनुवंशिकता खराब है और नर की भी आनुवंशिकता खराब है तो बच्चा जो होगा वो अंडरवेट पैदा होगा। अगर बच्चा अंडरवेट पैदा हो रहा है तो वो दूध नहीं उठा पाएगा, दूध नहीं उठा पाएगा तो वो मर जाएगा। तो किड मोर्टिलिटी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। गाय भैंस में ऑब्जेक्टिव इज दूध, दूसरा बच्चा बड़ा होता है तो उसके पास स्ट्रेस झेलने की क्षमता ज़्यादा होती है और लंबे समय तक झेल सकता है। जो बकरी का बच्चा होता है बहुत छोटा होता है तो उसके पास झेलने की क्षमता कम होती है। अब आपने जैसे ही बकरी का बच्चा पैदा हुआ, मान के चलिए आप बर्बरी लीजिए, 2 किलो का बच्चा, उन्हें 1400 ग्राम का बच्चा पैदा हो रहा है, खड़ा भी ढंग से नहीं हो पा रहा, दूध भी नहीं पी पा रहा, किसान 2 दिन बाद देखते मर जाता है बच्चा। तो एआई खाली इसलिए जरूरी नहीं है। नस्ल सुधार का मतलब नस्ल सुधार में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इकोनॉमिक ट्रेड है। सेकेंडली आपका ग्रोथ रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मिल्क यील्ड बढ़ेगी। जहाँ तक बात है एआई शुरू होने की, निश्चित रूप से नई चीज़ है, हो रही थी इंस्टीट्यूट्स में सालों से। लोग कहते हैं कि हम 90 से कर रहे हैं, 91 से कर रहे हैं। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कोई संस्था एआई करे, मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि वो तकनीक सार्थक तब मानी जाएगी जब वो मेरे पशुपालक तक पहुंचे और पहुंचने के बाद उसे लाभ दिलाए। तो असलियत में जो एआई फैलना शुरू हुई है वो 2020 के बाद शुरू हुई है। मुझे इस चीज़ की प्रसन्नता है कि बहुत सारे प्रदेश, लगभग 12-14 प्रदेश ऐसे हैं देश में जिनको इसकी महत्ता का पता लगा है और अब जिन्होंने अपने यहाँ कृत्रिम गर्भाधान बकरियों में प्रारंभ कर दिया है। दूसरा, अगर आप किसान समझना चाहता है कि क्या अनिवार्यता है, मैं बोलता हूँ कि एआई का कंसेप्शन कम है। मान के चलिए मेरे पास 10 बकरियां हैं, मैंने 10 की नेचुरल मीटिंग कराई, मुझे 85% का कंसेप्शन मिला, मतलब 8 बकरियां प्रेग्नेंट हो गई या 9 हो गई, और उधर मैंने एआई कराई तो 5 बकरियां प्रेग्नेंट हुई हैं। लेकिन अगर 5 बकरियां प्रेग्नेंट हुई हैं, वहाँ 8 की बकरियों ने 8 बच्चे दिए जिसमें से 4 मर गए और यहाँ 5 ने 5 दिए, 5 जी गए। तो फायदा, ये एक बड़ी बात। दूसरा, 1 साल बाद उन 5 बच्चों ने वेट लिया 30 किलो 35 किलो का, और ये जो 4 बच्चे थे या 5 बच्चे थे उन्होंने वेट लिया 20 किलो का, तो 15 बंजे, लगभग 60 किलो 45-55 किलो का फायदा वहाँ पर हो गया किसान को। बहुत सारी चीज़ें हैं। सर एक बात हम करेंगे लास्ट कि फेल हो रहे हैं इसमें बकरी पालन में, कई लोग अपना फ्यूचर देखते भी हैं तो बहुत सारे लोग इसमें जा कर के कुछ दिनों बाद वापस आ जाते हैं। फेलियर के क्या क्या कारण हैं सर इसमें? देखिए, अधिकांशतः किसान क्या करता है, या तो यूट्यूब से बकरी पालन करना सीखता है, कटु बात है लेकिन सत्य है। बिल्कुल या तो बकरी पालन यूट्यूब से सीखता है, या किसी की भी जगह पर जाके वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना का मतलब ये नहीं होता आपको बकरी पालन आ गया। पहला फेलियर का कारण। तो पशुपालकों से अनुरोध है, जहाँ से भी प्रशिक्षण लें, ऐसा प्रशिक्षण लें जिसमें प्रशिक्षण देने वाले को भी अनुभव हो और जो प्रशिक्षण दे रहा है उसमें महत्वपूर्ण बातें बताए। वो बातें नहीं बताए जो गूगल पे या आपको किताबों में मिल जाती है, वो आप खरीद के पढ़ सकते हो। तो वो अपने अनुभव साझा करे आपसे। दूसरा, बकरी पालन को सफल बनाना है या उससे आय करनी है तो ये जानना जरूरी है हमें हमारी आवश्यकता अनुसार में कौन सी नस्ल रखनी चाहिए, समय एरिया को देखते हुए, डिमांड को देखते हुए, अपने संसाधनों को देखते हुए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको बिजनेस मॉडल कौन सा सेलेक्ट करना है। वो सबसे ज़रूरी होता है कि हम किस जगह पर रह रहे हैं, हमको बिजनेस मॉडल, हम किस तरीके से बकरी पालन कर पाएंगे, हमारा प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा। चौथा हड़बड़ाना नहीं है, ये सोच के कि हमें 1 साल में ही बकरी पालन से आय हो जाएगी। और 5वां, बहुत ज़्यादा पैसा मत लगाइए बकरी पालन में, कम संसाधनों में या कम इन्वेस्टमेंट में पहले शुरू कीजिए। ये जानिए कि बकरी और बकरी पालन आपके स्वभाव, आपके व्यवहार के अनुरूप है या नहीं है। अगर है तो आगे बढ़िए, नहीं है तो मत बढ़िए। छठी बात, चाहे आपको 100 बकरियां खरीदनी हो, चाहे 200 बकरियां खरीदनी हो, पहले 10 या 15 बकरियों से बकरी पालन 1 साल कीजिए। बकरी पालन की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको समझिए, उसके बाद अपना झुंड बढ़ाइए। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, बकरी पालन में जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, जो फेल होते हैं, वो कभी बड़ी चीज़ों की वजह से नहीं होती।
वो ऐसे छोटे छोटे बिंदु होते हैं जिनकी वजह से बकरी पालन फेल होता है, जिनका आप एहसास भी नहीं कर पाते हो। तो प्रशिक्षण इसीलिए महत्वपूर्ण है। और दूसरा, जो सच्चा बकरी पालक हो, जो सही मायने में बकरी पालन कर रहा हो, उससे संवाद जरूर करिए। बिचौलियों से नहीं कह रहा मैं, कह रहा हूँ जो सही मायने में अगर आप कॉमर्शियल गोट फार्मिंग, व्यावसायिक बकरी पालन करना चाह रहे हैं तो किसी भी संस्था में या आपके माध्यम से पूछें कि सर हम कहाँ से जाके सही ज्ञान ले सकते हैं। ये नहीं कि पड़ोसी ने बोल दिया वहाँ ट्रेनिंग हो रही है, मैंने व्हाट्सएप पे देखा था, जाके कराओ। तो आप ट्रेनिंग तो कराओगे अपने मन को बहलाने के लिए, बकरी पालन सफल नहीं, लोन तो मिल जाएगा उससे। ये दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे दिमाग में थी, वो आपने अभी बोला तो आ गई। अनुदान से व्यवसाय नहीं होता। जो ये सोचता है ना कि मैं अनुदान से व्यवसाय कर लूँगा, वो कभी नहीं कर सकता। आप इतने सक्षम बनिए कि आपको अनुदान की ज़रूरत ही ना पड़े। अनुदान तब लीजिए जब आपको अपने स्थापित बकरी पालन को या किसी भी व्यवसाय को और बड़ा करना हो। आप ये सोचें शुरुआत ही अनुदान से करेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सर, एक लास्ट क्या संदेश देना चाहते हैं जो किसान हैं, जो युवा हैं, इस ओर आना चाहते हैं, अपना भविष्य देखते हैं, क्योंकि लो कॉस्ट में एक शुरू हो सकता है, दूसरा बहुत ज़्यादा इस पे अगर काम किया जाए तो इसमें लाभप्रद है। क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मेरा संदेश ये है, बकरी पालन लाभकारी है लेकिन लुभावना भी है। तो सबसे पहले बकरी पालन को समझें और बकरी पालन को अपने व्यवहार से, अपने व्यवहार का आकलन करें कि मैं बकरी पालन के अनुरूप हूँ या नहीं हूँ। खाली वीडियो टीवी देख के ना करें। दूसरा, जब भी करें तो एक कैलकुलेटिव माइंड से करें। हमेशा एक व्यापारी बन के तब बकरी पालन का स्ट्रक्चरिंग शुरू करें, तब तो आप सफल हो पाओगे। खाली ये सोच के कि बकरी लाके बच्चा पैदा कराऊंगा और बेच दूंगा, ये सोच के बकरी पालन करेंगे तो हमेशा फेल हो जाएंगे। तो तरीके से बकरी पालन कीजिए, संसाधनों को ध्यान में रख के कीजिए, एक व्यवसाय की मानसिकता के साथ कीजिए और जो छोटी छोटी महत्वपूर्ण बकरी पालन से जुड़ी हुई बातें उन्हें हमेशा ध्यान में रखिए, फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, निश्चित रूप से सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत छोटी और बारीक बातें आपने आज इस पॉडकास्ट में हम सबको बताई हैं। निश्चित रूप से ये ज़रूर सबको फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।